जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसी नई शिक्षा नीति से जुड़ी कुछ अहम बातें। उस पिनअप बोर्ड पर नई क्लास के नए बच्चों की नई पेंटिंग्स लगाने के लिए आपको बदलाव करना ही पड़ता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं जानता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान होने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या है? ये कैसे अलग है? इसे स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? इस शिक्षा नीति में एक शिक्षक के लिए क्या है, एक छात्र के लिए क्या है, और सबसे अहम, इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है? ये सवाल जायज भी है और जरूरी भी है। और इसलिए ही हम सब यहां इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। देश के हर छात्र को मिलेगा अपने प्रतिभा के अनुरूप अपने विषयों को चयन करने का मौका। विद्यार्थियों को साइंस, कॉमर्स या किसी एक ब्रैकेट को चुनने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने मन के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। हमारी पहले की जो शिक्षा नीति रही है, उसने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बांध भी दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर लें तो विद्यार्थी साइंस लेता है, वो आर्ट्स या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए मान लिया गया कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये साइंस नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में, हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि केवल एक ही फील्ड की जानकारी से सारे काम हो जाएंगे? हकीकत में सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर लर्निंग इंटर रिलेटेड है। स्टूडेंट्स कोई एक विषय ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि वो दूसरे किसी क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था बदलाव का, नई संभावनाओं से जुड़ने का अवसर ही नहीं देता। बहुत से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को कोई भी विषय चुनने की आजादी दी गई है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। अब हमारे यहां युवा को साइंस, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स में से किसी एक ब्रैकेट में फिट होने की जरूरत नहीं है। देश के हर स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा। देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम आने वाले भविष्य यानी कि विद्यार्थियों को आने वाले समय के अनुसार शिक्षा प्रणाली प्रदान करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को
इसी तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। लर्निंग को इंटीग्रेटेड एवं इंटरडिसिप्लिनरी, फन बेस्ड और कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि 2022 में जब हम आजादी के 75 वर्ष मनाएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स इस नए करिकुलम के साथ ही नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये भी फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर रेडी और साइंटिफिक करिकुलम होगा। इसके लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे और सभी के सुझाव और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इसमें समाहित किया जाएगा। साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। हमारे स्टूडेंट्स सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल साइंस को समझे, उस दिशा में सोचे। ये सब आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। और इसलिए छात्र शुरुआत से ही कोडिंग सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और रोबोटिक्स, इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परिचय में उसको लाना होगा। हमें इसको देखना होगा। प्री स्कूल की व्यवस्था अब तक केवल बड़े शहरों में ही है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस पहल से कोशिश की जा रही है कि इसे देश के हर गांव तक भी पहुंचाया जाए, ताकि छोटे बच्चे इसमें खेलते खेलते पढ़ सके और उन पर किसी तरीके का कोई भी प्रेशर ना आए। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें केवल प्राथमिकता दी जाएगी मातृभाषा यानी कि हिंदी को, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात साफ कर दी है कि मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को पढ़ाने पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी। इसमें
क्या बदलाव किया जा रहा है। यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई में फंसे फंसे कुछ लोग ये फर्क ही भूल जाते हैं और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है, समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषय से ज्यादा बच्चे की ऊर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है। इन्हीं सब बातों को समझते हुए ज्यादातर देशों में भी आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 2018 में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा की टॉप रैंकिंग वाले जितने देश थे, जैसे कि एस्टोनिया, आयरलैंड, फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, इन सब देशों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। ये बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती है, उसी में बच्चों की सीखने की गति बेहतर होती है। वरना होता यह है कि बच्चे जब किसी दूसरी भाषा में कुछ सुनते हैं तो पहले वो मन में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं। बाल मन में ये बड़ी उलझन पैदा करती है, बहुत स्ट्रेस देने वाली बात होती है। इसका एक और पहलू भी है। हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई मातृभाषा से अलग होने पर ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई से जुड़ भी नहीं पाते। ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ाई एक सहज प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि पढ़ाई स्कूल की एक ड्यूटी बन जाती है। पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक खाई हो जाती है, एक दीवार हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। मैं देखता हूं कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में भी रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखने सिखाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहायक है, अगर बच्चों का मन करता है जरूर पढ़े, सीखें, किसी को इतराज नहीं है। और जितना ज्यादा सीखेगा अच्छा ही होगा। लेकिन साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि हमारे युवा देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, वहां की संस्कृति से परिचित हो सके, हर क्षेत्र का एक दूसरे से रिश्ता मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे पूरा जोर दिया है कि इस नई शिक्षा प्रणाली में हम E5 टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, जो कि है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल। इस न्यू एज लर्निंग के साथ ये मूल मंत्र होगा नई शिक्षा नीति के साथ उज्जवल भविष्य की ओर विद्यार्थियों का आगे बढ़ने का। आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस,
एक्सप्रेस और एक्सेल, यानी कि स्टूडेंट्स अपने रुचि के हिसाब में गतिविधियों में, घटनाओं में, प्रोजेक्ट्स में एंगेज हो, इसे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें। इन गतिविधियों, घटनाओं, प्रोजेक्ट्स को विभिन्न दृष्टिकोण अपने एक्सपीरियंस से सीखे। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है या कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर बच्चे रचनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करना सीखे। इन सब को मिलाकर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है। अब जैसे कि हम बच्चों को पहाड़ों पर, ऐतिहासिक जगहों पर, खेतों में, सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, आप क्लासरूम में उनको रेलवे का इंजन पढ़ाएं, क्लासरूम में आप उनको बस पर पढ़ाएं, लेकिन कभी तय करें कि अगर गांव के नजदीक में रेलवे स्टेशन है तो चलो जाएंगे। बच्चों को स्टेशन पे ट्रेन आती है तो इंजन कैसा होता है दिखाएंगे। फिर कभी बस स्टेशन पे ले जाएंगे, बस कैसा होता है दिखाएंगे। वो देख करके सीखना शुरू कर लेता है। मैं जानता हूं कई प्रिंसिपल्स और शिक्षक जरूर ये सोच रहे होंगे कि वो तो अपने स्कूल में, कॉलेज में ऐसा ही करते हैं। मैं मानता हूं बहुत से टीचर बड़े इनोवेटिव होते हैं और जी जान से लगे होते, करते रहते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं होता है। और हमने इन सारी अच्छी चीजों को जितना ज्यादा फैलाएंगे, हमारे साथी शिक्षकों को भी सीखने का मौका मिलेगा। और इस वजह से बहुत से छात्र प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर रह जाते हैं। टीचरों का एक्सपीरियंस जितना ज्यादा शेयर होगा, वो बच्चों के लाभ में जाएगा। इस नई शिक्षा प्रणाली को लेकर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।